हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशंस। फाइन। सो बेसिकली अब तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर दो प्रॉपर्टीज यानी कि आरएलवीपी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। थोड़ा रिकॉल करें तो बेसिकली क्या था, हर सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सल्यूट डालेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंड ये हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव के अंदर, क्योंकि कॉलिगेटिव जो चीज है वो ये कहती है कि ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें तीसरा टॉपिक है यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को दो तीन तरीकों से पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना। तो हम दोनों तीनों तरीके करेंगे। हम सिंपली इस चैप्टर में जैसे वेपर प्रेशर का टेक्निक चल रहा है उससे भी कर सकते हैं, फिर वो थर्मोडायनेमिकली भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों तीनों तरीके से करेंगे। पहले मैं जस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से इसका आंसर निकाल लेता हूं सो दैट ये बर्डन ना बने, क्योंकि ये एक्चुअली में पूरे का पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैच करता है। अगर आपको कल वाला सारा टॉपिक आता है तो आज वाला भी सारा आता है, मान के चलिए। भाई कल वाले के साथ मैं मैक्सिममली रिलेट कर देता हूं इसे। क्या था, इस साइड आपका वेपर प्रेशर था एंड इस साइड आपका टेम्परेचर था। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी थी वो तो थी कि उसमें पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसके क्या हो जाए, इक्वल। उस टेम्परेचर पे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। अब मुद्दे की बात है, फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली है द टेम्परेचर at which vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of pure liquid solvent। क्लियर। मतलब बेसिकली सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए। अगर हम बनाएं तो कल हमने कुछ इस तरीके से करा था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। ये है प्योर सॉल्वेंट का केस। क्लियर। ये हमने 1 एटीएम बनाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है ना। फिर हमने बोला था कि अगर सॉल्वेंट के अंदर कुछ सल्यूट पार्टिकल डाल दिए, मैं डायग्राम नहीं बना रहा पर इमेजिन कर सकते हो। अब तो आप एक कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल है, उसमें कुछ सल्यूट डाल दिए तो अब वो वेपर प्रेशर उतना जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए था। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, कम। तो मैं ये ग्राफ नीचे बनाऊंगा, याद है ना। ये बेसिकली किसका ग्राफ था, सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों चीजें हैं। और फिर ये यहां पे जाके मैच कर गया था, अगर आपको याद हो। ये कल हमने किया था कि अब ये जो डिफरेंस है वो बेसिकली डेल्टा टीबी था। ये हमने कल वाले केस में किया था। ठीक है ना। आज बेसिकली हमें क्या देखना है कि सपोज यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ, मतलब ये बेसिकली क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। तो ये अब यहां पे सॉल्वेंट के साथ, ये तो था लिक्विड सॉल्वेंट, तो इसके साथ यहां मैच कर गया है। पर सॉल्यूशन के लिए जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली थोड़ा और पीछे जाके हुआ है। तो ये तो था हमारा टीएफ, नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर। देखो उसके लिए इसके साथ मैच करना था, यहां फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ मैच करना है। और ये
वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट पता है कहां से आया? ये बेसिकली ट्रिपल पॉइंट से निकल के आता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेसिकली वो इधर फ्रोजन सॉल्वेंट है, इधर सॉलिड होता है, ऊपर लिक्विड होता है, इधर गैसियस होता है। तो वो वाली जो सॉलिड की लाइन है इक्विलिब्रियम वाली, वो लाइन दी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया है टीएफ डैश, यानी कि मतलब अब जो डिप्रेस्ड होके फ्रीजिंग पॉइंट आया है, ठीक है ना। नाउ जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है आफ्टर एडिंग द सल्यूट। तो अब ये जो चेंज है इसे हम बोलेंगे डेल्टा टीएफ। क्या बोलेंगे? डेल्टा टीएफ, यानी कि डिप्रेशन इन द, देखो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया एलिवेट, आगे निकल गया बॉइलिंग पॉइंट तो, एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डिप्रेस। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट थिंग क्लियर? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट जो है, जैसे बस ये बिल्कुल सेम है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जैसे एलिवेट हो रहा है, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिप्रेस, क्योंकि उसके लिए उधर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाना था, इधर पीछे आना है। तो ये हो गया। अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो डेल्टा टीएफ है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगेन मोलैलिटी के ऊपर, सल्यूट पार्टिकल के ऊपर। सोच के देखिए क्यों? जितना सल्यूट होगा उस हिसाब से ये और नीचे आ जाएगा, और नीचे आके ये और पीछे की तरफ बनेगा। जैसे मैं बना देता हूं, सपोज एक और है, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये और पीछे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना डिप्रेस होता जाएगा ये बेसिकली डिपेंड करता है कितना सल्यूट डालते जा रहे हो। जितना सल्यूट डालोगे उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एलिवेट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेस। यानी कि ये डिपेंड किस पे करा? मोलैलिटी पे। बिल्कुल सेम केस है यार, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग मच टाइम। तो ये क्या आ गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कल हमारे पास आया था के बी, आज हमारे पास आया है के एफ। कल हमने बोला था उसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हम इसे बोलेंगे मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, और उसका नाम बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी था, और इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फाइन, कोई भी दिक्कत? मोलैलिटी वही कंसंट्रेशन टर्म है जो बेसिकली ये बताने के काम आती है कि यहां कितना सल्यूट है। कोई दिक्कत? जितना मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितना ज्यादा सल्यूट होगा उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिप्रेस। जितना वेपर प्रेशर डिप्रेस हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एलिवेट। जितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा उस हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? तो अगर ये केस में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कल वाला ही सब कुछ चल रहा है, वैसे ही वॉट ऑफ फैक्टर आ गया है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट। अगर हमारे पास सल्यूट जो है वो नेचर में इलेक्ट्रोलाइटिक आता है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। कल से आज में जो सबसे ज्यादा देखने लायक चीज होगी वो होंगे न्यूमेरिकल्स, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैं आज जो न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं वो कल वालों से काफी डिफरेंट होंगे, मतलब काफी ज्यादा एडवांस्ड अप्रोच में चलेंगे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी सारा कुछ सेम है। देखो इसके भी न्यूमेरिकल कल की तरह से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, हम वैसे भी करेंगे और थोड़ा सा एडवांस अप्रोच भी जाएंगे। डेल्टा टीएफ के दो फॉर्मूले आ गए। तो ये अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूट नहीं रहा है, अब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वॉट ऑफ फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, एलिवेशन के अंदर हम लोग ये बात लगा चुके हैं। अब ये बात किसके ऊपर लगानी है? डिप्रेशन के ऊपर। कोई भी दिक्कत? क्लियर? एंड यहां पे हम देख सकते हैं कि केएफ के अगेन यूनिट्स क्या आएंगे? यूनिट्स वही आएंगे जो कल आए थे यार, क्योंकि डेल्टा टीएफ अपॉन एम बन रहा है, यानी कि ये वही यूनिट बनेंगे जो कल बने थे। केएफ के यूनिट वही बनेंगे, रीजन क्योंकि डेल्टा टीएफ अपॉन एम, कल डेल्टा टीबी अपॉन एम बना था। डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ का यूनिट तो सेम ही है केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर ही तो है, घट गया चाहे बढ़ गया यूनिट तो सेम ही रहेगा। एंड एक और चीज जो केएफ के लिए देखने वाली थी जो हमने कल भी देखी थी वो है इसका बेसिकली फॉर्मूला, दैट इज
RTF स्क्वायर m अपॉन 1000 डेल्टा H फ्यूजन, और ये बेसिकली सॉल्वेंट के लिए है। कल हमने केबी में किया था आरटीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, आज हम यहां पे लिख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जिस भी सॉल्वेंट की आप केएफ वैल्यू निकालना चाहते हो, 1000 अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन यानी कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आप अगेन इस सारे फंडे को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से भी रिप्लेस कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको हटाऊं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, RTF स्क्वायर अपॉन 1000 LF, where LF is latent heat of fusion। हर चीज को आज तो आप दोबारा से लिख लेना, मेरे को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। एंड डेल्टा H अपॉन M को हम L ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ये एक मोल की एनर्जी होती है, ये 1 ग्राम के लिए होती है, ये 1 मोल के लिए होती है, ये 1 ग्राम के लिए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि 1 ग्राम के लिए निकालना है तो 1 मोल वाले को मोलर मास से क्या कर दो, डिवाइड। क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केएफ। बहुत ही आसान अप्रोच थी, ठीक है ना। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन थर्मोडायनामिक अप्रोच एंड देन एन एडवांस लेवल अप्रोच। थर्मोडायनामिक अप्रोच इसकी थोड़ी सी अलग है, चीज वही है पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, देन अ थर्मोडायनामिक अप्रोच एंड देन वी विल मूव टू द एडवांस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। एक बार के लिए अभी आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर वी विल मूव टू द एडवांस अप्रोच। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये हमें सल्यूट दिया हुआ है और ये हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है। क्लियर? आपको निकालना है फ्रीजिंग डिप्रेशन यानी कि डेल्टा टीएफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि अब जो आपके पास टीएफ नया फ्रीजिंग पॉइंट बन गया है आफ्टर एडिंग द सल्यूट, वो आपको निकालना है। एंड केएफ ऑफ द वाटर दिया हुआ है। मैं कल की तरह फिर आज बोलूंगा केएफ ऑफ द वाटर निकाला जा सकता था, वो जो फॉर्मूला था हमारे पास अभी अभी RTF स्क्वायर m अपॉन 1000 LF या सॉरी डेल्टा HF भर के आप ये वाला वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट के लिए निकाल सकते हो। पानी के लिए ये वैल्यू 1.86 रहेगा, कल ये वैल्यू 0.52 आया था पानी के लिए जो एलिवेशन की बात हुई थी। तो हमेशा पानी वाला जरूर याद रखें, काफी हद तक काम आएगा आपके, ठीक है ना। कई बार नहीं भी दिया होता तो काम आ सकता है। तो 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, वी नीड टू कैलकुलेट हियर। काफी ज्यादा आसान है, पहले तो हम देख लें आई वाला लगेगा या केएफएम। बिल्कुल, इथाइलिन ग्लाइकोल यार एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ केएफएम लगा के सॉल्व किया जा सकता है। केएफ हमारे पास 1.86 है। मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही तो चाहिए। तो 1.86 सॉल्यूट 45 अपॉन इसका मास, मोलिकुलर मास, ये आ गया 24 6 30 और 30 और 32, ये आ गया 62। क्लियर? 24 और 6 बिल्कुल, ये आ गया 62 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ये रहा सॉल्वेंट किलोग्राम में, ये कितना आ जाएगा 600 अपॉन 1000। फाइन, तो सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट इज डेल्टा टीएफ। कोई दिक्कत? तो इसे सारे को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 2.2। चल, डोंट वेस्ट टाइम, कोई दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज डेल्टा टीएफ। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है इससे। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है अब का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। अब कितना फ्रीजिंग पॉइंट है? तो बड़ा सिंपल सा बात है, अब ये जो टीएफ डैश है वो जो पहले एक्चुअली में होना चाहिए था, और उसमें से अगर हम डिप्रेशन को घटा दें, याद रखिए कल हमने बढ़ाया था, वो एलिवेशन था ना, आज कम कर रहे हैं क्योंकि ये डिप्रेशन है, सही बात है। तो ये तो था
कल ये 373.15 था, आज ये 273 है, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 373.15 है, फ्रीजिंग पॉइंट 273.15, और अगर इसमें से हम 2.2 कम कर दे तो ये अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 270.95 केल्विन, व्हिच इज द फाइनल आंसर। क्लियर? सो हमारे पास सॉल्व होके आ गया है, ये बेसिकली 279.5 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो दोबारा देख लीजिए, केएफ हमारे पास दिया हुआ था, मोलैलिटी हमने सॉल्व कर ली एंड वी हैव कैलकुलेटेड द डेल्टा टीएफ, कितना डिप्रेस हुआ, कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, कितना डिप्रेस हुआ, वो हमने कैलकुलेट कर लिया एंड देन हमने जो स्टैंडर्ड था उसमें से इसे क्या कर दिया, कम, एंड व्हाट वी गेट इज 270.95। कोई दिक्कत, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, कल वाले की तरह था। अब थर्मोडायनामिक अप्रोच करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द एडवांस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट इज अवर थर्मोडायनामिक अप्रोच। देखो, थर्मोडायनामिक अप्रोच एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये एक एडवांस लेवल चीज है, पर देखो बहुत ही आसान थी तो कर ही लेनी अच्छी है, क्योंकि एक और जस्टिफिकेशन आ जाएगा हमारे पास कि कैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से कम क्यों है। जैसे एलिवेशन, बॉइलिंग में क्या एलिवेशन आया था, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ही क्यों आया है। तो एक बार चीज बनाना चाहूंगा, दिस इज एंट्रोपी, यानी कि S of solvent, fine, this is entropy of solvent। those who still don't know what is entropy is the randomness, कितनी जगह पे आप फिर सकते हो, एक देसी आसान लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो कितनी जगह में आप फिर सकते हो, ये आपकी रैंडमनेस है। क्लियर? एंड ये रही सोल्यूशन की एंट्रोपी। सोल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होगी, हमने पिछली बार भी बात करी थी, क्योंकि 50 + 50 चाहे 99 हो जाए, चाहे हो जाए 100 और चाहे हो जाए 101, अगर मेरा कमरा बाजू वाले के कमरे के साथ जोड़ा जाएगा तो एंट्रोपी हमारी दोनों की ही बढ़ेगी। तो सॉल्वेंट के अगर अंदर सल्यूट आया जाएगा तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा ही होगी, कोई दिक्कत। बट अब हमें कहां पहुंचना है, आज हमें पहुंचना है एंट्रोपी ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट पे। कहां पहुंचना है, एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट पे। और मैंने उस दिन जैसे ऊपर बनाया था, कल जैसे ऊपर बनाया था, तो आज नीचे क्यों बनाया है, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट तो बहुत ही कम होगी, इजंट इट। सॉलिड तो यार फिर ही नहीं सकता बेचारा, उसकी एंट्रोपी तो बहुत कम होगी, तो अल्टीमेटली ये मैंने क्या बनाया, नीचे। तो ये जो डिफरेंस है ये है डेल्टा एस ऑफ द सॉल्वेंट, एंड ये जो डिफरेंस है ये है डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन, इजंट इट। सॉल्यूशन को भी वहीं पहुंचना है जहां उसका सॉल्वेंट फ्रीज हो जाए, क्योंकि सॉल्यूट तो ऑलरेडी फ्रीज होता है। सॉल्यूशन को भी वहीं पहुंचना है जहां उसके अंदर प्रेजेंट सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हो जाए, क्योंकि सॉल्यूट तो फ्रीज भी होता है। एंड सॉल्वेंट को भी वहीं पहुंचना है जहां सॉल्वेंट फ्रीज हो जाए, क्योंकि सॉल्वेंट तो है ही, सॉल्वेंट को तो है ही, जब सॉल्वेंट ही है तो उसको तो सॉल्वेंट को फ्रीज करना है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट तो फ्रीज ही है, उसे अपने सॉल्वेंट को फ्रीज करना है, तो पहुंचना इसे भी यही है। अब यार ये तो बच्चा बच्चा को बता सकता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है। अगर डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा एस सॉल्यूशन का कंपैरिजन किया जाए तो कौन बड़ा है, डेल्टा एस ऑफ द सॉल्यूशन। चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा है, अगर हम फ्रीज करेंगे तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन, एंड यहां जो लगाएंगे टी वो क्या है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट। ये जो बेसिकली है ये आएगा टीएफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट,
एंड ये जो TF है इसे हम TF डैश लिख लेते हैं, ये आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो देखो सेम है डेल्टा एच फ्यूजन, तो जब उतनी ही चीज को फ्यूज करना है तो एंथैल्पी चेंज तो सेम ही है, फर्क कहां है डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन में। ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, तो ये छोटी आनी चाहिए, ये बड़ी आनी चाहिए, यानी कि जो टीएफ सॉल्वेंट का है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है, वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है ज्यादा। यही तो बोल रहे हैं हम कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या है कम, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है ज्यादा, और हम क्या कह रहे हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या है कम। हो गया ना प्रूफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थ्रू द थर्मोडायनामिक अप्रोच। अगेन देख लीजिए, एंट्रोपी ऑफ द सॉल्वेंट है, एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन है, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर। तो डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट जब हमने यहां रखा, डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन रखा, बच्चा जानता है ये वाला ज्यादा है तो ये कम आ जाएगा, ये कम आ गया, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम आ गया है, सो आवर फ्रीजिंग पॉइंट हैज बीन डिप्रेस्ड, कोई दिक्कत फाइन। तो अब हम 3-4 न्यूमेरिकल जो हैं वो काफी अच्छे लेवल पे करेंगे, सो दैट बॉयलिंग और इसके साथ कंपैरिजन भी किया जा सके, एंड एक अच्छी अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्लाइड विद वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा जा सके, क्योंकि ये न्यूमेरिकली बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लियर। लेट्स हैव सेकंड क्वेश्चन, एक हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही आसान था, जो अ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट वाटर है, वीक एसिड यानी कि HX जो है वो यहाँ पे सॉल्यूट है, इस 20% आयनाइज, यानी कि फॉर्मूला आई वाला लगेगा, आइटा वाला, वाट ऑफ फैक्टर वाला, ठीक है ना। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM वाला लगेगा। इज दैट क्लियर। तो 20% आयनाइज है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो अब है वो निकालना है। इज दैट क्लियर। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है यार, पहले तो I निकाल लेंगे, मैं यहीं पे पुट कर लूं तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा KFM, तो 1 प्लस n, यानी कि कितनों में टूटेगा ये देखो दो चीजों में टूटेगा, एक तो x प्लस और एक x माइनस, तो ये 2 माइनस 1, अल्फा मतलब कितने परसेंट है 20%, यानी कि 20/100 यानी कि 0.2, ये तो आता है ना, ये हम कर चुके हैं पहले। KF ये 1.86 दिया हुआ है एंड मोलैलिटी 0.2 दी हुई है। क्लियर। तो ये बेसिकली आपके पास सॉल्व होकर आ गया है, डेल्टा TF इज इक्वल टू, दिस इज 1.2, दिस इज 1.2, 1.86 into 0.2, कोई दिक्कत। if I do the calculation this comes out to be like 0.45 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है ना, that is depression in the freezing point। क्लियर। एंड अगर हम देखें तो ये यूनिट में केल्विन बच गया है। क्लियर। तो इतना डिप्रेस हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट, पर हमें डिप्रेस नहीं पूछा, हमें पूछा अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो निकालना है। तो बड़ा ही सौखा है यार, अब का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, अब का फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा जो पहले था उसमें से ये क्या कर दो माइनस, कोई दिक्कत। पिछले वाले और इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आई के फैक्टर को बदलने की कोशिश करी थी। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देखिए जिसको मैं फ्रीजिंग को बेसिकली बॉइलिंग के साथ कंपेयर करके एक चीज समझाना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स हैव इट। चलिए, डिफरेंस में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, देखो न्यूमेरिकल दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करी है, डिफरेंस में बना लिया, सेम लगभग क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वोमोलल, यानी कि सबकी मोलैलिटी सेम है, इन सबकी मोलैलिटी सेम ली है मैंने यहां पे। एक्वा सॉल्यूशन, सबका सॉल्वेंट पानी है, यानी कि KF भी सबके लिए क्या है सेम है। आपको बताना है किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है,
यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम में ये फैक्टर कैंसिल हो गए, ये फैक्टर कैंसिल हो गए, क्योंकि ये तो सेम ही है चारों के लिए। सारा मुद्दा किस पे खड़ा है, आई पे। अब उधर वाले क्वेश्चन को अगर पढ़े, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इक्विमोलर एक्वा सॉल्यूशन, यहां भी इक्विमोलर है एंड सेम एक्वा सॉल्यूशन है, यहां भी हाईएस्ट निकालना है, यहां भी हाईएस्ट निकालना है, पर यहां निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, पर नाम मुद्दा इस पे टिका है ना, इस पे, किस पे टिका है, आई पे। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं चारों का। इसका आई आ जाएगा 2, क्योंकि 100% आयनाइजेशन मान के चलेंगे हम। इसका आई आ जाएगा 3, पता है ना, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस, ये कैल्शियम का आयन 2 नाइट्रेट के आयन, ये लैंथेनम का 3 नाइट्रेट के, तो इसका आई आ जाएगा 4, जबकि इसका आई आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? यानी कि सबका आई अलग अलग है, तो सबका डेल्टा टीएफ अलग अलग आएगा। सबसे ज्यादा डेल्टा टीएफ किसका आएगा, इसका डेल्टा टीएफ हाईएस्ट आएगा। मानते हैं ये बात? डेल्टा टीएफ इस केस का क्या आएगा, हाईएस्ट, एंड डेल्टा टीएफ इस केस का क्या आएगा, लोएस्ट। एंड अगेन सेम इज हैपनिंग हियर, आई पे ही डिपेंडेंसी है, सेम ही आई निकलेगा सबका। तो यहां पे डेल्टा टीबी क्या है, मैक्सिमम, वही जैसे यहां पे था, मैं इसको हाईएस्ट की बजाय क्या लिख लेता हूं, डेल्टा टीएफ मैक्सिमम एंड इसे मिनिमम। अगेन यहां पे भी यही फंडा है, डेल्टा टीबी इसका क्या है, मिनिमम। पर सोचने की बात है, क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट, जिसका एलिवेशन ज्यादा आएगा, याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट होता है, जिसका एलिवेशन ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, यानी कि ये आंसर है, सी इज द फाइनल आंसर है। जिसका आई ज्यादा है उसका डेल्टा टीबी ज्यादा है, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पर यहां क्या लफड़ा है, जिसका आई ज्यादा है उसका डिप्रेशन ज्यादा है, डिप्रेशन मतलब गिर गया, तो वो लोएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट यहां पे आएगा ये वाला केस, यानी कि इसका आंसर डी है। समझ रहे हो ये बात? इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी गिर गया होगा, जबकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम गिरा होगा। आई यहां पे हमें डेल्टा टीएफ के केस में जो सॉल्व करके निकाल के ला रहा है वो ये बता रहा है डिप्रेस कितना हुआ, जितना डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो गया। हमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या निकालना था, हाईएस्ट। बॉइलिंग पॉइंट के केस में प्लस होता है, तो हाईएस्ट की तरफ जितना ज्यादा बड़ा आएगा उतना ज्यादा आंसर है, सी आंसर है। पर फ्रीजिंग पॉइंट के केस में समझिए जितना ज्यादा बड़ा आ गया उतना ज्यादा डिप्रेस हो गया, हमें तो हाईएस्ट निकालना था। हाईएस्ट वो है जो ज्यादा डिप्रेस नहीं हुआ है। इज दैट थिंग क्लियर? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए दोबारा से। सब कुछ सेम था, मोलैरिटी सेम थी, इन ये अलग क्वेश्चन है, इसका सबका के सेम है, ये अलग क्वेश्चन है, इसका के भी सेम है। इस क्वेश्चन में आंसर सी बनेगा, इस क्वेश्चन में आंसर डी बनेगा बस। क्योंकि एलिवेशन में हाईएस्ट का मतलब होता है डेल्टा टीबी हाईएस्ट, एंड फ्रीजिंग में हाईएस्ट का मतलब होता है डेल्टा टीएफ मिनिमम चाहिए। इज दैट थिंग क्लियर? इज दैट थिंग क्लियर? आई एम अगेन स्पीकिंग, इज दैट थिंग क्लियर? डेल्टा टीबी के केस में हमें हाईएस्ट चाहिए होता है, डेल्टा टीबी के केस में लोएस्ट। अगर हमें ये चीज हाईएस्ट निकालनी है तो कोई दिक्कत। सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये अब काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स हैव इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज depression of freezing point of 0.01 molar aqueous acetic acid solution is this one। यानी कि हमें ये दिया हुआ है डेल्टा टीएफ, ये सल्यूट दिया हुआ है, मतलब ये वाला, एंड सॉल्वेंट पता है, ठीक है। उसके बाद 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, अच्छा
मतलब दो अलग अलग केसेस हैं। ये हमारे पास एक अलग सल्यूट है, फ्रीजेस एट दिस, मतलब ये हमें दिया हुआ TF, क्लियर। तो अज्यूमिंग मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी पीएच ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन निकालना है। कहां की कहां ले जाके मारा है, चल रहा है वेपर प्रेशर, एसिटिक एसिड का पीएच निकालना है। यही तो है केमिस्ट्री की खूबसूरती, कहीं का क्वेश्चन कहीं भी कनेक्ट कर दिया, और इसे ही बोलते हैं एडवांस लेवल। जब दो टॉपिक्स को जोड़ दिया जाता है ना तो वो एक एडवांस लेवल क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर। कहाँ चल रहे थे वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग इन बॉयल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट, क्या चल रहा है यार अपना। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कहीं पटक के मारा सीधा इक्विलिब्रियम पे, दैट इज पीएच निकालिए, फाइन। तो देखिए अगर इक्विलिब्रियम नहीं भी आता ना तो भी हम ये कर लेंगे। कैसे, बड़ा ही सिंपल सा केस है। यूरिया के लिए दिया हुआ है, इसके लिए हमें सब कुछ निकालना है। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा केस है, शुरू करते हैं फॉर यूरिया। पहले यूरिया के लिए देखें हम क्या दिया हुआ है। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है ना। चक्कर पता क्या है कि एसिटिक एसिड यार एक टूटने वाली चीज है, ये आई वाली चीज है, और यूरिया में आई का कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा TF जीरो से ये कम हुआ होगा, देखो जो ये बेसिकली अब फ्रीजिंग पॉइंट आया है माइनस में 1.86, इसका मतलब है जीरो से इतना कम हो गया, यानी कि डेल्टा TF 1.86 होगा। पहले तो ये बात समझ गए, TF अगर माइनस 1.86 दिया वो मतलब जीरो से कितना गिर गया, माइनस 1.86, इसका मतलब कितना डिप्रेशन आया, 1.86 डिप्रेशन आया, यानी कि ये आ गया 1.86। KF हमें दिया नहीं हुआ था, वैसे अगर KF दिया होता ना फिर ये लाइन की जरूरत पड़ती। ये जो इतनी लाइन दी है ना, ये पता है KF निकालने के लिए बोला गया कि इसमें से KF निकाल के ऊपर वाले में पुट कर दो। और मोलैलिटी कितनी दी हुई है, 1 है, यूरिया वाली की मोलैलिटी कितनी है, 1, तो KF तो आ गया यहां से 1.86, ठीक है ना। और मैं इसको यूनिट में लिखना है तो मोलर लिख रहा हूं, इसलिए किलोग्राम पर मोल की बजाय उसी का मोलर, KF आ गया है। अब मैं इसको एसिटिक एसिड वाले फॉर्मूले में ले लेता हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। ये किसके लिए है, ये है अब एसिटिक एसिड के लिए। अब डेल्टा TF कितना है दिया हुआ है, 0.0204, आई हमें नहीं पता है, KF हम सॉल्व करके ले आए हैं 1.86 एंड मोलैलिटी कृपा से हमें दी हुई है 0.01, कोई दिक्कत। एंड अगर हम यहां से आई सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.1। अब पहले तो इसको देखो कितने हिस्सों में टूट रहा है। अगर इसको देखें ना तो ये CH3COO माइनस और H प्लस, यानी कि दो चीजों में टूट रहा है, ये दो चीजों में टूट रहा है, यानी कि I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, एंड n यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि कितने चीजों में टूट रहा है, दो में, एंड I कितना है 1.1, एंड यहां से अगर अल्फा सॉल्व करें तो ये 1 इधर आ गया 0.1, तो ये आ गया 0.1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व हो गया है, कितना 0.1 आ गया है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसको लूं CH3COH को डिसोसिएट करूं तो ये बनेगा CH3CO माइनस और H प्लस। हम क्या करते थे कि इनिशियली ये C था, ये 0 था, ये 0 था, एंड इक्विलिब्रियम में C में से C अल्फा चला गया, ये C अल्फा आ गया और ये C अल्फा आ गया, ऐसे ही तो करते हैं। तो हमें यहां से H प्लस आइन नहीं मिल गया, कितना है C अल्फा, H प्लस आइन कितना है C इंटू अल्फा, C कितना है 0.01। देखो ये मोलैलिटी है, यहां मोलैलिटी होती है, पर यहां एक बात दी गई है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, तो ये यहां पे लिया जा सकता है अल्फा 0.1 आ गया, तो ये आ गया 10⁻³ कोई दिक्कत। ये H प्लस आयन आ गया है, एंड H प्लस आयन से अगर पीएच निकालना है तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन,
यानी कि माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -3 यानी कि 3। दिस इज द आंसर। इज दैट थिंग क्लियर? थोड़ा सा दोबारा देखेंगे, थोड़ा ट्रिकी है पर कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यूरिया का फंडा सिर्फ इसलिए दिया गया था, ये लाइन सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि हम केएफ निकालें। अगर मतलब देखा जाए तो केएफ उतना ही आया पानी का जितना स्टैंडर्ड होता है। मतलब अगर हम यूरिया वाला नहीं भी सॉल्व करते सीधा पानी लेके कर लेते क्योंकि एक्वस दिया हुआ था तो भी आंसर सही आता, पर वो अपनी किस्मत होती क्योंकि जरूरी नहीं था ना ये ऐसा उतना ही आता। जब हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो इनके वाला केएफ यूज करना जरूरी है। फिर हमने एसिटिक एसिड के लिए इक्वेशन लिखा, केएफ पता था, मोलैरिटी पता थी, डेल्टा टीएफ पता था, आई निकाल लिया। आई से हमने अल्फा निकाल लिया। अल्फा मतलब कितना एसिटिक एसिड टूटा वो निकाल लिया। कितना टूटा? 0.1 था, कितना? इतना। तो इसमें से जब 0.1 टूटेगा तो कितना बनेगा? सी में से सी अल्फा टूटता है तो सी अल्फा बनता है H, तो H प्लस आइन सी अल्फा है, तो ये आ गया C और ये आ गया अल्फा एंड यहां से 10⁻⁻3। अगर H प्लस आइन 10⁻³ या pH इज इक्वल टू 3, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि आप जाइए अपने लॉग वाली वीडियो पे, क्लियर? पढ़िए लॉग वाली वीडियो, 1 सेकंड में किसी भी नंबर का लॉग निकालना सीख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो उसके लिए उस वीडियो पे जाइएगा। दैट 10⁻³ का जो pH है वो जब हम pH सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? so this is a very good question of depression in freezing point। कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए।